कैसे हैं आप? मैं रागिनी आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये बड़ा सुखद है कि हमारा बहुत कम समय में जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो गया और जैसे कि भोपाल से जो सिलेबस आ रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल से, उसके अनुरूप हम चल रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, एक कदम आगे। तो इसी क्रम में आज हम अध्याय 9 पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। हमारा अध्याय 9 है, उसका नाम है वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण जैसे ही हमारे उसमें आता है, नाम सुनने में जहन में वैसे ही एक उठता है ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसका इंग्लिश वर्ड ग्लोबलाइजेशन जो कि बहुत ही पॉपुलर है और वो हमारे दिमाग में जो है सामने आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें एक साथ, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, हम उधर के बारे में सोचने लगते हैं। यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ जो हुआ वो है कि विश्व के साथ हमारे संपर्क। तो आइए हम जानते हैं इसकी अवधारणा के बारे में कि वैश्वीकरण की अवधारणा को हम कैसे समझ सकते हैं। तो आपकी किताब के स्टार्टिंग में कुछ 3 स्टोरी दी गई हैं, उनको मैं थोड़ा सा दृष्टिपात करती हूँ। पहली स्टोरी है, उसमें एक जनार्दन नाम का व्यक्ति है, वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कॉल सेंटर में काम करता है और जैसे ही वो अपने ऑफिस में देर दोपहर में ऑफिस में एंटर होता है और वो एकदम से बदल जाता है, वो जॉन बन जाता है और वो जैसी भाषा का प्रयोग करता है, जिस बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करता है, वैसा वो अपने घर में नहीं करता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ जाकर बिल्कुल बदल जाता है और वो जिस कंपनी में काम करता है उसके मालिक को वो नहीं जानता और हो सकता है भविष्य में कभी मिले ही ना। दूसरी जो कहानी है वो बताती है कि एक रामदीन नाम का व्यक्ति है, उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसको वो साइकिल दिलाने जाता है। अब वो पूरे मार्केट में साइकिल सर्च करता है और ये देखता है कि साइकिल जो है कम बजट में हमको मिल जाए, अच्छी से अच्छी साइकिल मिले। तो वो सर्च करता है और जाकर एक सस्ती, अपनी बजट के अनुसार सस्ती और अच्छी साइकिल खरीदता है अपनी बेटी के लिए और वो जो होती है वो चाइना की कंपनी की होती है। और तीसरी जो घटना है, तीसरी जो स्टोरी इसमें दी है, वो एक सरिता नाम की एक बहुत बहुमुखी प्रतिभा की धनी एक लड़की होती है जो कॉलेज में अव्वल आती है और आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, नौकरी करना चाहती है। लेकिन उसके परिवारजन जो है उसकी राह में बाधा है, वो नहीं चाहते कि वो नौकरी करें, क्योंकि वो जो है परंपरागत जो परिवार है, पुरातन पीढ़ी का परिवार है, जो नहीं चाहता कि जो है बच्चे आगे पढ़े। तो ये, लेकिन वो फिर भी इन सबको दरकिनार करके नौकरी करती है और आगे बढ़ती है। तो ये तीनों घटनाएं अपने आप में एक अलग अलग बात कहती हैं। पहली जो घटना है वो ये बताती है वैश्वीकरण की उस अवधारणा को कि कोई व्यक्ति संसार के किसी क्षेत्र में बैठकर और संसार के किसी दूसरे क्षेत्र की कंपनी में काम कर सकता है, उसके लिए भले ही उस मालिक को वो जानता हो नहीं जानता हो। दूसरा जो उदाहरण है वो बताता है उपभोक्ता का। वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ता कैसे चयन की स्वतंत्रता होती है, कैसे उसको अर्थ की स्वतंत्रता होती है कि अपने बजट में हम ज़्यादा अच्छी चीज़ें, वस्तुएं जो है प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी जो अवधारणा है वो मूल्यों की अवधारणा है कि नए जो मूल्य हैं, वो लड़की सरिता जो है वो नवीन मूल्यों से प्रभावित थी, जबकि परिवार पुरातन मूल्यों से प्रभावित था। और ये द्वंद्व जो होता है नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी के बीच में और आगे बढ़ने के लिए, ये सब भी वैश्वीकरण का एक हिस्सा है। तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे कांड भी होते हैं जैसे कि जिससे वैश्वीकरण जैसे ही सामने आता है तो लोग उसकी बुराइयां करने शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण इसमें 2-3 दिए हैं कि बहुराष्ट्रीय एक जो किसान ने अच्छी फसल न होने के कारण आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसने बहुराष्ट्रीय कंपनी से बीज खरीदे थे, वो बीज बहुत महंगे थे, यानी उसकी लागत बहुत ज़्यादा हो गई थी और उपज जो है उसको मिली नहीं, तो अंत में उसने सुसाइड कर लिया। ये इंगित करता है वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव को। दूसरा जो एक और था उसमें ये है कि एक भारतीय कंपनी ने यूरोप की कंपनी को खरीद लिया, जबकि उसके मालिक इसका विरोध कर रहे थे। तो ये भी ये है कि कई बार जैसे होता है ना कि वैश्वीकरण में छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये इस बात का उदाहरण कहीं ना कहीं प्रस्तुत करता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव ही परिणाम हैं इसके, अच्छे कुछ सकारात्मक परिणाम भी हैं। तो ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण में जनरली क्या होता है, हम जैसे वैश्वीकरण होता है हम आर्थिक खुलेपन की बात करने लेते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ सिर्फ जो है अर्थ से लगाते हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था से लगाते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था खुला होना, है ना, होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही हम जो है इसको नहीं समझ सकते हैं, इसके और भी बहुत सारे आयाम हैं। तो आइए हम चलते, चूंकि स्पष्ट अवधारणा नहीं प्रस्तुत की जाती है वैश्वीकरण की, इसलिए लोगों के दिमाग में एक अस्पष्ट सा पिक्चर है। आइए हम जानते हैं कि कैसे वैश्वीकरण को हम समझ सकते हैं। तो इसकी बुनियादी जो बुनियाद है, वैश्वीकरण की बुनियादी जो अवधारणा है वो है प्रवाह। प्रवाह मतलब बहना।
प्रवाह का क्या मतलब क्या होता है? ये कई तरह के हो सकते हैं प्रवाह। प्रवाह जो उसमें सिर्फ ये नहीं कि आर्थिक प्रवाह की बात हम कर रहे हैं, ये विचारों का एक विश्व के कोने से दूसरे विश्व के किसी कोने तक विचारों का प्रवाह भी वैश्वीकरण का एक उदाहरण है। पूंजी का प्रभाव, एक व्यक्ति जो है, अमेरिका की कंपनी है, वो भारत में अपनी पूंजी लगाकर कंपनियां खोल रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, या भारत की कंपनी जैसे मैंने बताया कि यूरोप की कंपनी को खरीद लिया, तो ये पूंजी का प्रभाव हुआ। वस्तुओं का प्रभाव, जैसा कि वो साइकिल खरीदी रामदीन ने चाइना की, तो ये क्या हो गया? ये उसका वस्तुओं का प्रभाव हो गया। लोगों का लोगों का प्रभाव, इसमें क्या होता है? काम की तलाश में लोग जो है एक देश से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जैसे कि हम बात सुनते हैं, जनवरी में विश्व अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर सारे अप्रवासी भारतीय आते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सत्य है। अनिवासी सिर्फ भारतीय नहीं होते हैं, अनिवासी अमेरिकी भी होते होंगे, चाइनीज भी होते होंगे, बांग्लादेश के भी होते होंगे, पाकिस्तानी भी, यानी सभी देशों के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, वहाँ से कमाकर पूंजी कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों को भेजते हैं, जिससे बहुत बड़ी आय जो है उस देश को प्राप्त होती है। तो ये कुछ उदाहरण है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत विचारों का प्रभाव होता है, पूंजी का प्रभाव होता है, वस्तुओं का प्रभाव होता है और लोगों का भी प्रभाव होता है। तो इसमें एक बुनियाद वो है कि सबसे जरूरी बात जो है वैश्वीकरण के लिए, वो है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो प्रवाहों की निरंतरता से पैदा होता है। अब देखिए, जैसे जनार्दन जो है अमेरिकी कंपनी में काम करता है, उसने देखा नहीं है उसको, लेकिन वो जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही होती है, तो एक उसके आंतरिक संबंध जो होते हैं ना, कि एक दिल से एक रिश्ता जुड़ जाता है कि ये हमारा मालिक है, भले ही नहीं देखा है हमने, है ना। इसी तरह हम किसी विदेशी राइटर की बुक पढ़ते हैं जो बहुत हमको इंस्पायर करती है, तो विचारों का प्रभाव हुआ किसी देश का दूसरे देश में, और ये भी एक जुड़ाव पैदा करता है, हम उसको फॉलो करने लगते हैं, है ना। इसी तरह कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाती है जो किसी देश की है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये मोबाइल बहुत अच्छा है, तो ये भी एक जुड़ाव हो जाता है, हम 4 लोगों को बताते हैं, है ना, उसके बारे में। तो पारस्परिक जो जुड़ाव है वो भले ही हम एक दूसरे को ना देखें, लेकिन वो प्रभाव आदान प्रदान के थ्रू जो है हो जाता है। ये वैश्वीकरण के लिए जो सबसे जरूरी बात है। ठीक है, अब हम बात आ जाते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। क्या आर्थिक रूप से ही वैश्वीकरण को वैश्वीकरण के संदर्भ में समझाना चाहिए? क्या आर्थिक खुलापन है कि एक जगह का कंपनी का व्यक्ति दूसरी जगह काम कर रहा है, एक देश की कंपनी दूसरी जगह स्थापित हो गई, या उसको खरीद ली, या एक देश ने दूसरी जगह कंपनी डाल दी, या उस कंपनी में कहीं और के लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों में भारतीय काम करते हैं। तो क्या यही जो है प्रभाव है, यही प्रभाव है आर्थिक, कि उससे आय होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है? तो ये ऐसा नहीं है। जो ये अवधारणा है ये बहुत व्यापक है, और उसके प्रभाव जो है बहुआयामी है। इसके प्रभाव सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है और आर्थिक भी है। अब बात आ जाती है वैश्वीकरण के कारण, कि कारण क्या है, कि वैश्वीकरण कैसे संभव हुआ है, क्यों आया अस्तित्व में। तो जब हम बात करते हैं कि लोगों का, पूंजी का, विचारों का, वस्तुओं का ये प्रवाह जो है वो इसके लिए आवश्यक है, तो फिर इसका मतलब तो पुरातन काल से वैश्वीकरण था। हम बात करें मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता या भारतीय जो सिंधु सभ्यता है, उनके आपस में अच्छे रिलेशन थे, व्यापार होता था, कोई कहीं से मलमल मंगाता था, कोई टिन मंगाता था, कहीं से कुछ आता था, तो कहीं से मसाले जाते थे। तो ये सारी चीजें तो पहले भी वस्तुओं का प्रभाव हो रहा था। विचारों के प्रभाव की बात करेंगे तो जो महात्मा बुद्ध जो है, उन्होंने चाइना में, तिब्बत में जैनिज्म जो फैलाया और देशों में फैलाया, वो बुद्धिज्म जो है चल रहा है, बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है। कहीं ना कहीं विचारों का प्रभाव, वो भारतीय थे, भारत से ही वो बौद्ध धर्म गया है अन्य देशों में, तो विचारों का प्रभाव भी था पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। फिर क्या बात है, जैसे कि सम्राट अशोक ने अपने बेटे बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था, तो ये तो विचारों का भी प्रभाव हो गया। रही बात वस्तुओं का भी हो गया, पूंजी का भी, जैसे जो अंग्रेज लोग आए थे वो भारत में अपनी पूंजी इन्वेस्ट करके वहाँ फैक्ट्रियाँ खोली, पूंजी का भी था, लोगों का भी था, लोग भी जाते आते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो हम पढ़ने के लिए जाते थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी लौटे थे वहां से, अफ्रीका से, है ना। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि ये नहीं कह सकते कि अगर यही जो प्रवाह ही अगर उसकी शर्त है, तो फिर वैश्वीकरण तो प्राचीन काल से चल रहा है, ये कोई नई अवधारणा नहीं है। तो हम जानते हैं कि अवधारणा नई नहीं है, लेकिन पहले एक सीमित अर्थ में जो है, सीमित लोग जाते थे, सीमित लोग खरीदते थे, इतनी व्यापक स्तर पर प्रवाह नहीं था। जैसे कि कुछ शहर के लोग या कुछ पढ़े लिखे समृद्ध लोग ही दूसरे देशों से जुड़े थे, आम जनता का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज आप देखो, एक सुदूर जंगल, पहाड़ के दूर कोने में बैठा व्यक्ति भी
जो है ये चाइना का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, या जर्मनी की कंपनी का टीवी इस्तेमाल कर रहा है, या जापान का जो है वो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज कर रहा है। तो ये अब जो है व्यापक स्तर पर अब ये फैल गया है ना, ये वैश्वीकरण जो आया है तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में है। और इसका कारण जो हम देखें वो है प्रौद्योगिकी या फिर संचार व्यवस्था, है ना, संचार व्यवस्था। जैसे ही ये संचार व्यवस्था फैली, प्रौद्योगिकी आई, हमारे पास इंटरनेट आया, हमारे पास टेलीफोन्स आए, मीडिया आया, और तो हम लोगों को खुल गए। हम जो है आज बैठ के दूर दराज की खबरें सुनते हैं, उन पर अपना दृष्टिकोण विकसित करते हैं, है ना। कहाँ कौन सी कार लॉन्च हुई है, कहाँ कौन सा मोबाइल नया लॉन्च हुआ है, ये सारी जानकारियाँ हमको घर बैठे पता चलती हैं, और अब तो घर बैठे प्राप्त भी होती हैं, है ना। अमेजोन पे आप करिए, जो डालिए अपना, कहीं भी अमेरिका का कोई सामान आपको मिल जाएगा, चाइना का, रसिया का, कहीं का भी, विश्व के किसी भी कोने से आप कोई भी वस्तु जो है मंगवा सकते हैं और अपनी वस्तु भेज भी सकते हैं। तो वर्ल्ड में पूरे में जो एक तार फैल गए हैं इंटरनेट के, उसके माध्यम से अब जो है वैश्वीकरण एक व्यापक स्तर पर है। और ऐसा अब एक असंभव सा प्रतीत होता है कि शायद ही कोई ऐसा देश ऐसा हो कि वो सिर्फ अपने बलबूते पर अपने देश को बंद करके और करे। तो ये आज मैं इतना ही बताऊंगी इसके बारे में। कल हम पढ़ेंगे इसके राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव, भारत की इसमें क्या रोल था, ये सारी चीजें, क्या कैसा उसका रोल है, प्रतिरोध होता है तो क्यों होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जो समझ में ना आए वो पूछिए। और इस वीडियो की जो आखिरी वीडियो बनेगी, अभी कुछ बच्चों के आ रहे हैं कि मैडम क्वेश्चन भी करवाइए आप, तो जैसे जैसे आप लोग की नीड रहेगी, होता है ना, जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जैसे जैसे मेरे पास सजेशंस आ रहे हैं मैं वैसा करती जा रही हूँ। तो आपके लिए एक पूरी टेस्ट सीरीज भी मैंने तैयार कर रही हूँ। तो ये वीडियो जैसे ही समाप्त होगा, जैसे भाग 2-3 में बनाती हूँ मैं, जिससे आसानी से आप समझ सकें, तो अंतिम जो भाग आएगा इसका, उसी की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो पूरा टेस्ट मिल जाएगा, और जो टेस्ट को आप सबमिट करेंगे तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं, आप चाहें तो उसमें अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, तो उस पर मैं व्हाट्सअप कर दूंगी, आपका जो रिजल्ट रहेगा वो उस पर जो है पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम जुड़ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज से भी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते हैं।